हेलो एवरीवन, आज हम पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। तो सबसे पहले इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं इसे आप लोग देख लीजिएगा कि एक्चुअल में इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति क्या होती है, यानी जो डेरिवेशन है पदार्थ शब्द का वो कैसे हुआ है। तो जो हमारा पदार्थ शब्द है ये जनरली दो शब्दों से मिलकर बना है, पद प्लस अर्थ। तो जो पद का मतलब होता है कोई भी शब्द या अक्षर, और जो इस शब्द से ज्ञात होने वाला विषय है उसे हम अर्थ कहते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ शब्द हमें समझ गया कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पद और अर्थ। तो जो पद है उसका मतलब होता है कोई भी शब्द, और अर्थ का मतलब होता है जो इस शब्द से ज्ञात होने वाला जो विषय है उसे हमने अर्थ कह लिया। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि जो पदार्थ है उसकी परिभाषा क्या हुई। तो आचार्य चक्रपाणी के अनुसार जो पदार्थ शब्द की परिभाषा है वह पदस्यार्थ पदार्थ, यानी जो पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। जो हमने अभी यहाँ देखा कि ये जो भी हमने पद देखा या जो भी शब्द देखा, इसका जो भी अर्थ हुआ उसे हम पदार्थ कहते हैं। सेकंड है सप्त पदार्थ के अनुसार जो डेफिनेशन दी हुई है वह प्रमिति विषय पदार्थ, यानी यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। जो सोर्स ऑफ रियल नॉलेज है उसी को पदार्थ कहा गया है। जे जो थर्ड है सुश्रुत संहिता के अनुसार जो डेफिनेशन दे रखी है, सूत्र या पद से जो अर्थ अभिहित होता है उसे पदार्थ कहा जाता है, यानी कोई भी सूत्र है या कोई भी पद है उससे जो भी मीनिंग निकल रहा है उसी को हम पदार्थ कहते हैं। तो हमारी जो डेफिनेशन है पदार्थ की वो भी क्लियर होती है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, पदार्थ के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पदार्थ के 3 लक्षण बताए हैं, अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस, ज्ञेयत्व नोवेबिलिटी, और थर्ड है हमारा अभिधेयत्व यानी नेमेबिलिटी। तो अस्तित्व का अर्थ होता क्या है, तो जो पदार्थ की सत्ता होती है उसके होने का भाव जो होता है उसे हम अस्तित्व कहते हैं, यानी जो भी पदार्थ है उसकी जो सत्ता हुई उसके होने के भाव को, यानी जो हमारी स्टेट ऑफ हैविंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसी को हम अस्तित्व कहते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा ज्ञेयत्व, यानी पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उससे जाना जा सकता है। द स्टेट ऑफ नोएबिलिटी, जैसे हम कोई भी पदार्थ है उसे जान सकते हैं, यही उसका जो लक्षण है ज्ञेयत्व कहलाता है। जो हमारा थर्ड लक्षण है अभिधेयत्व, पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सकती है, यानी जैसे हम किसी भी कोई पदार्थ है उसको हम नाम दे सकते हैं, यानी जो स्टेट ऑफ नेमेबिलिटी उसी को हम अभिधेयत्व कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो पदार्थ की संख्या है, पदार्थ की संख्या कई आचार्यों ने अन्य बताई है। जैसे हमारे जो पहला है सुश्रुत संहिता के अनुसार, आचार्य सुश्रुत ने जो हमारी असंख्य बताई है पदार्थों की संख्या, यानी जो ये आपको ये सूत्र दिख रहा है ना, ये सूत्र कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि असंख्य अपरिमिता च पदार्थ ये किसने दिया है। तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि ये जो डेफिनेशन है या ये जो सूत्र कह लें हम, ये सूत्र कहाँ मिलता है हमें, सुश्रुत उत्तर स्थान 65 में। ये जो रेफरेंस है आपको याद रखना है, कई बार रेफरेंस पूछ लेते हैं, कई बार ये सूत्र देख के ये पूछ लेते हैं कि किस आचार्य ने बताया, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ हमारी जो चरक संहिता है, तो आचार्य चरक ने 2 पदार्थों की संख्या 2 टाइप से बताई हुई है। एक उन्होंने बताया है चरक सूत्र 11/17 में क्या बताया है कि जो पदार्थ है उसकी 2 संख्या मानी गई है, सत और असत, यानी सत का अर्थात होता है जिनके होने का भाव होता है उसे हम सत कहते हैं, और जिनके होने का भाव नहीं हो पाता है उन्हें हम असत कहते हैं। ये हो गया। और जो 6 प्रकार से संख्या मानी वो जो है चरक सूत्र 1/28 में दी गई है। तो उसमें क्या क्या बताया, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। आप जब चरक सूत्र स्थान पहला पढ़ोगे ना तो ये आपको ये जो 6 पदार्थों के नाम है ये वहाँ मिलेंगे, जिसका आपको कई बार श्लोक कोई बच्चे याद कर लेते कोई नहीं कर पाते, तो इसका श्लोक भी वहाँ दिया है जिससे आपको और आसानी से याद हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वैशेषिक दर्शन ने भी 6 माने हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार कौन से 6 पदार्थ कहे गए हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। अब देखो ये जो आचार्य चरक है और वैशेषिक दर्शन है, दोनों के पदार्थों के नाम तो सेम ही लग रहे हैं, बस जो ये हमारा सीक्वेंस है ये अलग है। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद करना है कि किसने कौन सा सीक्वेंस माना है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सामान्य के बाद विशेष किसने माना है, या द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय किसका है, या सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय किसका है। तो ये आपको याद रखना है, और ये जो रेफरेंस आपको याद रखना है कि कौन से स्थान में दिया गया है। तो चरक सूत्र स्थान 1/28 में दिया गया, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम। अब वैशेषिक दर्शन के बाद जो है नव्य न्याय ने पदार्थों की संख्या 7 मानी है, 6 भाव पदार्थ और 1 अभाव पदार्थ। सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने हैं, जो है पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रिय, पंच तन्मांत्र और ये पंच महाभूत। ये जो 25 तत्व है सांख्य दर्शन ने माने हैं। योग दर्शन जो है वो 26 पदार्थों की संख्या बताते हैं, ये जो उपरोक्त जो सांख्य दर्शन के 25 है ये, और इसमें एक जुड़ता है ईश्वर, ये जो 26 है ये योग दर्शन के। अब जो जैन दर्शन है, जनरली पूछा जाता है कि जैन दर्शन के कितने पदार्थ है, तो जैन दर्शन ने जो है 7 पदार्थों की संख्या मानी, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। तो ये जो नाम है इनको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा और संख्या भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अद्वैत वेदांत ने एक संख्या मानी है, ब्रह्म। डी के जो अभी हम हमारी पदार्थों की संख्या वाली बात खत्म होती है, अब उसके बाद है भाव और अभाव पदार्थ क्या होते हैं। तो जो भाव और अभाव पदार्थ है ये चरक सूत्र
11/17 में दिया गया है। भाव एवं अभाव पदार्थ का वर्णन चरक संहिता में प्राप्त होता है। चरक संहिता के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं 2 भागों में विभक्त है, सत और असत। अब सत और असत का अर्थात क्या होता है, जिसकी सत्ता या अस्तित्व संसार में दिखाई देता है, इसे ही भाव पदार्थ कहते हैं। यानी जो भी संसार में जिसकी एग्जिस्टेंस मिलती है उसे हम भाव पदार्थ कहते हैं। उसके बाद जिसकी सत्ता या अस्तित्व संसार में नहीं दिखाई देता, इसे हम अभाव पदार्थ कहते हैं। यानी जो भाव पदार्थ है, जिसकी एग्जिस्टेंस मिल रही है, उसे भाव पदार्थ कहा गया। या जो भी पदार्थ है जिसकी सत्ता हमें या एग्जिस्टेंस नहीं देखने मिल रही, उन्हें हम अभाव पदार्थ कहते हैं। इन भाव और अभाव पदार्थों की परीक्षा आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इन 4 प्रमाणों के द्वारा करनी चाहिए। तो जो हमारे भाव और अभाव पदार्थ हैं, इनकी जो परीक्षा है उससे हम किसके द्वारा करते हैं? ये जो 4 प्रमाण दिए गए, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इन 4 प्रमाणों के द्वारा हम करते हैं। निरूपण के बाद हम आयुर्वेद निरूपण की बात करें तो जो सबसे पहली चीज़ है आयु का परिचय। तो जो आयु का सामान्य अर्थ होता है जीवन या जीवित, यानी जब तक भी हमारा शरीर क्रियाशील या गतिशील है, जैसे हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा शरीर क्रियाशील रहता है, गतिशील रहता है, तो इस जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल को आयु कहा जाता है। ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार जो आयु की परिभाषा या लक्षण देखें तो यह है शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायेरा रुच्यते। तो ये कहाँ दिया गया है? चरक सूत्र 1/14 में। इसका अर्थ क्या होता है? शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है। क्या समझे? जैसे जो हमारा शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, इन चारों चीज़ों का जो संयोग होता है उसे हम आयु कहते हैं। एक भी कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये चारों चीज़ का कंपोजिशन जो है वह आयु कहलाता है। ठीक है। अब उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब हुआ? जो नेक्स्ट लाइन है हमारी धारी जीवितम वाली, तो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायेरा रुच्यते। तो इसका अर्थ हुआ ये जो ये चार चीज़ें दिख रही ना आपको, धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध, ये जो 4 चीज़ें हैं ये आयु के पर्याय है। ये 4 चीज़ें क्या है? आयु के पर्याय। ठीक है। तो ये आयु के पर्याय है धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। उसके बाद है जो हमारा शरीर एवं जीव के संयोग को जीवन कहते हैं, तथा जब इनका संयोग बना रहता है तब तक के काल को आयु कहा जाता है। वही आयु, ये जो भाव प्रकाश के अनुसार ये डेफिनेशन दी गई है कि शरीर और जीव के संयोग को जीवन कहते हैं। ठीक है। अब आयु के जो पर्याय हमने देखे, धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, इनका क्या मतलब है? तो धारी का अर्थ होता है शरीर को धारण करने के कारण धारी कहा जाता है, अथवा जो शरीर को पूतित होने से बचाए उसे हम धारी कहते हैं। ठीक है। तो धारी का अर्थ हुआ जो हमारी आयु है वो शरीर को धारण करके रखती है, और हमारा पुतित का अर्थ क्या होता है? जो हमारे शरीर को सड़ने गलने से बचा के रखती है उसे हम आयु कहते हैं। ठीक है। जीवित प्राणों का धारण करने वाली जो होती है, इस कारण से हम इसे जीवित कहते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ है जो नित्य ही काल के एक एक क्षण से गतिशील होते हुए चलता रहता है उसे हम नित्य कहते हैं। चौथी चीज़ है अनुबंध, जो आयु को शरीर इंद्रिय आत्मा मन के संयोग रूप से एक के बाद एक दूसरे को बांधे रखता है उसे हम अनुबंध कहते हैं। जो आयु को शरीर इंद्रिय आत्मा मन के संयोग रूप से एक के बाद दूसरे से बांध के रखता है उसे हम अनुबंध कहते हैं। तो ये जो आपको आयु के पर्यायवाची समझ गए होंगे कि 4 चीज़ें क्या है। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, शायद ये किसी को नहीं समझा तो एक बार और बता देती हूँ। अनुबंध का अर्थ होता है जो हमारे पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप में बांधे रखता है उसे अनुबंध कहते हैं। बस इतना ही, और कुछ इसमें है नहीं। ठीक है। तो आयु के परिभाषा लक्षण समझ गए होंगे। आयुर्वेद के लक्षण की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र 1/41। इसका अर्थ क्या होता है? जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन 4 प्रकार के आयु के लिए हित अहित आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया हो, ऐसे शास्त्र को हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया चरक सूत्र 1/41 में जो रेफरेंस है ये देख लीजिएगा कि कहाँ दे रखा है। उसके बाद है हम आयु के भेद की बात करें तो आयु 2 प्रकार की होती है, हित आयु, अहित आयु। अब हित आयु क्या होती है? यानी समस्त प्राणियों के लिए अपने अंदर कल्याणकारी भावना रखना, दूसरे के धन की इच्छा ना रखना, सत्य बोलना, शांत रहने वाला, किसी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य के फल अफल का विचार कर उस कार्य में प्रवृत्त होना, ये सारी चीज़ें, और पढ़ लीजिएगा पॉइंट्स आगे लिख रखे हैं, ये सभी हित आयु में आते हैं। उपरोक्त सभी लक्षण हितायु के, यह सभी लक्षण भारतीय शास्त्रों में मानव धर्म के रूप में भी स्वीकार किए जाते हैं। इनके विपरीत जो आयु होती है उसे हम अहितायु कहते हैं। ठीक है। तो जो ये ऊपर लक्षण दे रखे हैं, यानी जितनी अच्छी चीज़ें सारी हितायु में हैं, और इसके जो भी विपरीत चीज़ें होंगी वो सभी अहितायु में आएंगी। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो क्या होती है सुख आयु और दुख आयु। तो सुख आयु और दुख आयु क्या है? किसी व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से रहित होना, विशेष रूप से युवावस्था जैसी शारीरिक स्थिति बने रहना, शरीर में शक्ति, बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम का बना रहना,
सभी किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होना, अपनी इच्छा के अनुसार आहार विहार का सेवन करना, ये सारे जो लक्षण होते हैं ये सभी क्या है, सुख आयु के लक्षण है। और इसके जो विपरीत लक्षण है वो सारे दुख आयु के लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, जो हमने अहितायु हितायु देख लिए, दोनों चीज़ें क्या आयु के भेद है, तो इनके लक्षण पढ़ लीजिएगा कि हितायु के लक्षण क्या है, अहितायु के लक्षण क्या है, सुख आयु दुख आयु क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और आयुर्वेद की जो हम आयुर्वेद की जो हम बात करें या आयुर्वेद के लक्षण की जो बात करें तो चरक संहिता का हो गया। इसके अलावा आप सुश्रुत संहिता का जो रेफरेंस है वो भी देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा अष्टांग हृदय के अनुसार देख लीजिएगा, एक बार श्लोक रीड कर लीजिएगा या हिंदी जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हमने आयुर्वेद के लक्षण देख लिया, आयु के भेद देख लिया। उसके बाद कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स है जो स्किप हो गए थे, जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन हुआ तो प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। यार ये श्लोक तो सबको पता ही होगा, चरक सूत्र 30/26 इसका रेफरेंस है, देख लीजिएगा एक बार बुक में। तो इसका अर्थ होता है स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं आतुर के रोग को दूर करना आयुर्वेद का प्रयोजन है। फिर ये तो आयुर्वेद में आने से पहले ही हर कोई जान ही लेता है कि आयुर्वेद का प्रयोजन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद है आयुर्वेद शब्द के पर्याय, तत्र आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम, इसका रेफरेंस है चरक सूत्र 30/31। तो जो हमारे आयुर्वेद जो है इसके और क्या क्या पर्याय है, शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण एवं तंत्र, ये सभी क्या है आयुर्वेद के पर्याय है। आयुर्वेद के त्रिसूत्र की बात करें तो आयुर्वेद में जो त्रिसूत्र कहे गए हैं, हेतु लिंग और औषध, इनको त्रिसूत्र कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ होता क्या है, सिद्धांत का मतलब होता है थ्योरी। ठीक है, परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्ष विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा उन परीक्ष विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। अब हम देखें कि जैसे कोई भी किसी ने कोई थ्योरी दिया तो हम उसे डायरेक्ट तो मान नहीं लेते कि हाँ ठीक है तुमने कह दिया तो हमने मान लिया। तो कोई भी जो हमारा विषय है उसको कई बार बहुत सारे अन्य अन्य परीक्षक जो है उसे हम उसकी परीक्षा करते हैं। उसके बाद जो उसे सिद्ध किया जाता है और जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। जिससे अनेक बार अनेक प्रकार से परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाता है, वही सिद्धांत। यानी जिसको हम तर्क वितर्क के बाद जो लास्ट में एकदम लास्ट थ्योरी देते हैं ना, सिद्ध करके कि हाँ ठीक है मान लिया कि एकदम सिद्ध हो चुका है कि ये बात यही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। The decision that is given by the examiners after the examining the subject many times and proving those subjects by the haters is called the सिद्धांत। ठीक है, ये एक बार जिसको हिंदी में दिक्कत जाता है इंग्लिश में भी देख सकता है। अब सिद्धांत के भेद देखें तो सिद्धांत के कितने भेद कहे गए, 4। सिद्धांत के 4 भेद बताए गए हैं। ये चरक विमान स्थान में मिलेंगे आपको। सिद्धांत के 4 भेद कौन कौन से, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। जो हमारा सर्वतंत्र सिद्धांत है इसे हम यूनिवर्सल थ्योरी कहते हैं। प्रतितंत्र सिद्धांत है नॉन यूनिवर्सल। उसके बाद है जो हमारा अधिकरण सिद्धांत है ट्राइब्यूनल है, अभ्युपगम एक्सटेम्पोर है या हाइपोथेटिकल थ्योरी है। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या है सारे श्लोक है, तो जो श्लोक देखना चाहे एक बार श्लोक देख लीजिएगा, बाकी हिंदी में आपको समझा दे रही हूँ कि इसकी हिंदी है क्या। ठीक है, तो जो सर्वतंत्र सिद्धांत है उसका अर्थ क्या है, जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे सब विद्वान मानते हो, अर्थात जो सर्वसम्मत हो, यानी जैसे रोगों के कारण है, साध्य रोगों की चिकित्सा उपाय इत्यादि, जो हर विद्वान जिस सिद्धांत को मानता है उसे हम सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से पाया जाता है। इसे क्या है, यूनिवर्सल कहा गया है और ये नॉन यूनिवर्सल है। प्रतितंत्र क्या है, नॉन यूनिवर्सल है, मतलब इसे सारे विद्वान मानते हैं, किसे, सर्वतंत्र को सारे विद्वानों द्वारा माना जाता है। और प्रतितंत्र को भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से पाया जाता है। जैसे कोई कुछ और मान रहा है, किसी शास्त्र में कुछ और माना गया है। जैसे आपको रसों की संख्या के बारे में बताऊँ तो जैसे जो हमारे रस की संख्या अभी क्या है, जनरली 6 रसों को माना जाता है कि हाँ ठीक है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय 6 रस माने गए। लेकिन अभी जैसे आप नेक्स्ट ईयर देखोगे कि जो हमारे रसों की संख्या है वो भी कई आचार्यों ने अलग अलग मानी। किसी ने 1 मानी, किसी ने 2, किसी ने 5, 6, 8 ऐसी यहाँ तक मानी गई है, किसी ने असंख्य मानी है। तो ये क्या कहलाया, हमारा प्रतितंत्र सिद्धांत। उसके बाद हमारा क्या है, तीसरा जो है अधिकरण सिद्धांत, इम्प्लाइड थ्योरी जिसे कहा जाता है। जिस विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। जैसे इसमें क्या है, हम जैसे कोई सिद्धांत को मान रहे हैं तो उस सिद्धांत को मानते हुए हमें कुछ और सिद्धांत को भी साथ में मानना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण सिद्धांत। जैसे when topic is described or accepted the other related topic also got proved or accepted। जैसे हम कोई भी सिद्धांत को माने तो उसके साथ हमें कोई दूसरे सिद्धांत को भी मानना पड़ रहा है अगर, तो उसे हम अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा अभ्युपगम सिद्धांत है हाइपोथेटिकल थ्योरी, तो इसका अर्थ है यदि किसी अप्रमाणित, अपरीक्षित, अनुपदिष्टित एवं अहेतुक बात को वेद्य गण वाद विवाद के समय मान लेते तो उसे हम अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं।
जैसे क्या होता है, कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे तो कभी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे। इसका हम क्या है, मेन एक चीज़ देखें तो जैसे जो हमारे कोई भी वेद है वो वाद विवाद के समय पे किसी जो अप्रमाणित चीज़ है उसको मान लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अभ्युपगम सिद्धांत। तो एग्जाम्पल भी देख लिया, जैसे कभी द्रव्य को प्रधान मान लेते तो कभी गुण को प्रधान मान लेते, ये सारी चीज़ें किस में आई हमारी अभ्युपगम सिद्धांत में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ क्या देखेंगे, जो हमारा त्रिदोष सिद्धांत है, धातु पोषण सिद्धांत है, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत हुए, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अभी क्या क्या है। ठीक है, अब सिद्धांत के 4 भेद सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम देखने के बाद हम देखते हैं त्रिदोष सिद्धांत क्या होता है। तो जो हमारा आयुर्वेद में वात पित्त कफ ये त्रिदोष कहे गए हैं, तो इनकी जब साम्य अवस्था रहती है तब जब साम्य अवस्था में रहते हैं तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, और जब ये हमारे जो दोष है, ये तीनों दोष जब विषम अवस्था में चल जाते हैं तो ये विविध प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, त्रिदोष सिद्धांत हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो जो हमारी त्रिदोष सिद्धांत होने का जो षड्रस सिद्धांत है, तो षड्रस क्या होता है, तो ये जो षड्रस सिद्धांत के लिए आपको बुक में एक टेबल दी गई है तो उसे आप देख लीजिएगा एक बार। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी षड्रस सिद्धांत में क्या है, विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न प्रकार के रसों की संख्या बताई गई है। जैसे हमारे जो भद्रकाव्य है उन्होंने रस की संख्या 1 मानी है। जल जनरली पूछा जाता है क्वेश्चंस में, या उदक भी कभी कभी आता है कि उदक किसने माना है रस, तो ये भद्रकाव्य ने माना। उसके बाद जो हमारा शाकुंतल ब्राह्मण है उन्होंने 2 माने, छेदनीय, उपशमनीय, पूर्णाक्ष, मौद्गल्य ने 3 माने हैं, छेदनीय, उपशमनीय, साधारण। हिरण्यकोशिक ने 4 माने, स्वादुहित, स्वादुअहित, स्वादुअहित और अस्वादुअहित, ये सारे आप देख लीजिएगा एक बार, सारे एक बार बुक से गो थ्रू कर लीजिएगा कौन कौन किसने रस माने। उसके बाद हम देखें धातु पोषण सिद्धांत की। तो जो हमारा धातु पोषण सिद्धांत है इसके लिए आयुर्वेद में हमें 3 न्याय बताए गए हैं, शीर दधि न्याय, केदारी कुल्य न्याय और खले कपोत। ठीक है, ये 3 जो हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से न्याय हैं, शीर दधि, केदारी कुल्य और खले कपोत। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का मतलब क्या होता है, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषतावंत पुरुषे यावंत पुरुषे तावंतो लोके इति। तो ये जो हमारा श्लोक है ये लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का है। इसका अर्थ क्या होता है कि जितने भी मूर्तिमान भाव जो हमारे लोक में उपस्थित है वही सारे पुरुषगत भी भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें, पृथ्वी से हम मूर्तिमत यानी जो हमारे हार्ड ऑर्गन्स है उसे कोरिलेट करते हैं, आप से शरीर के क्लेद को, अग्नि से शरीर के टेम्परेचर को, वायु से शरीर के प्राण को, ये ऐसे हम किससे क्या कोरिलेट कर रहे हैं, ये हमारे लोकगत भाव और शरीरगत भाव का जो कोरिलेशन है वो होता है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। ठीक है, अब धातु पोषण सिद्धांत की बात करें तो धातु पोषण सिद्धांत के लिए जैसे मैंने भी पहले बताया कि धातु पोषण सिद्धांत को समझने के लिए हमें 3 न्यायों को देखना पड़ेगा। तो पहला हमारा शीर दधि, केदारी कुल्य और खले कपोत, 3 न्याय देख लेते हैं। शीर दधि न्याय होता क्या है, तो इसे क्या कहा जाता है, शीर दधि न्याय को सर्वात्म परिणमन पक्ष भी कहा गया है। जिस प्रकार दूध से सर्वात्मना दही उत्पन्न होता है, दही से नवनीत, नवनीत से घृत और घृत से घृत मंड उत्पन्न होता है, उसी प्रकार पूर्व धातु से उत्तर धातु की उत्पत्ति होती है। तो ये हमें सिद्धांत क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी पूर्व धातु है उसी से हमारी उत्तर धातु की उत्पत्ति होती है। तो इसके लिए एग्जाम्पल उन्होंने क्या बताया, जैसे दूध से दही की उत्पत्ति हुई, दही से नवनीत की उत्पत्ति हुई, नवनीत से घृत की, घृत से घृत मंड की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार जो हमारी शरीरगत पूर्व धातु है उसी से हमारी उत्तर धातु की उत्पत्ति होती है। रक्त आदि गर्भ के प्रारंभ से ही पोषित होते रहते हैं। रस अपनी रस अग्नि से पचकर रक्तता को प्राप्त करता है, रक्त रक्त अग्नि से पचता हुआ मांसता को प्राप्त करता है। इसी प्रकार पूर्व धातुओं से उत्तर धातुओं का परिणमन होता है। यह धातु पोषण का एक पक्ष है। ठीक है, तो क्या समझा आपको कि जैसे जो रस है, जो हमारी रस धातु है, वो रस धातु क्या अपनी जो रस अग्नि है उससे पचकर क्या हुई, रक्त में परिवर्तित हुई। ठीक है, जो रक्त है वो रक्त अग्नि से पाचित होकर मांस में, मांस फिर मेद में, ऐसे जो है हमारी पूर्व धातु से उत्तर धातु की उत्पत्ति होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, शीर दधि न्याय कहते हैं। तो ये शीर दधि न्याय से क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने ये एक एग्जाम्पल बताया कि जो हमारा शीर है, दूध से कैसे दधि की उत्पत्ति हुई, दधि से नवनीत की, नवनीत से घृत की और घृत से घृतमंड की, उसी प्रकार क्या है हमारे जो शरीरगत पूर्व धातु है इनसे उत्तर धातुओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हमारा पहला न्याय हो गया। उसके बाद क्या है हमारा जो दूसरा न्याय है केदारी कुल्य न्याय। तो केदारी कुल्य न्याय से क्या समझा कि जो केदारी कुल्य न्याय है ये है लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। जिस प्रकार खेत में सिंचित नाली का जल समीप के खेत को सिंचित क्रम से दूसरे खेतों की सिंचित करता है, उसी प्रकार आहार रस भिन्न भिन्न मार्गों से रसादी धातुओं को उन धातुओं के समान अंशोषित पोषित करता है। जो समीप की धातु है उस धातु का पोषक भाग उसे शीघ्र ही पोषित करता है, जो दूर है उसका पोषण देर से होता है। ठीक है, अब इसमें क्या समझा, जो हमारी एक नॉर्मल चीज़ है कि जो हमारी खेत की जो केदारी होती है जिसे हम क्यारी बोलते हैं और आप लोग क्या बोलते हैं, उस प्रकार जैसे जो हमारी खेत में क्या है एक क्यारी है,
जो नाली टाइप की बनी होती है, तो जल समीप के खेत को सिंचित कर क्रम से दूसरे खेतों में सिंचित कर, जैसे एक क्यारी बनी, इसमें हमारा जल गया, अब इससे क्या है वो दूसरी क्यारी में होते हुए ऐसे धीरे धीरे सिंचित करता है पूरे खेत को। ठीक है, उसी प्रकार क्या है हमारा जो आहार रस है भिन्न भिन्न मार्गों से रस आदि धातुओं को उन धातुओं के समान अंशों से पोषित करता है। अब जैसे हमने क्या किया, कोई आहार रस ग्रहण किया, ठीक है, तो यह आहार रस क्या हुआ, विभिन्न जो हमारे शरीरगत मार्ग है, जो हमारे शरीरगत विभिन्न मार्गों से होते हुए क्या है ये उन धातुओं से, जैसे जो रस के लिए अंश है वो रस धातु को पोषित करेगा, रक्त धातु के लिए जो अंश है वो रक्त धातु को पोषित करेगा, ऐसे ये क्या है जो अपने समान अंश से सभी धातुएं पोषित होते जाती है। यही क्या हुआ हमारा केदारी कुल्य न्याय। ठीक है, उसके बाद केदारी कुल्य न्याय के बाद क्या है, अब उसके बाद है हमारा तीसरा न्याय, क्या है खले कपोत न्याय। तो खले कपोत न्याय का अर्थ होता है लॉ ऑफ सिलेक्टिव नरिशमेंट। तो जिस प्रकार क्या है कबूतर क्या है अलग अलग दिशाओं से खल में आते हैं और अनाज चुगकर अपने अपने स्थानों पर ले जाते हैं, उसी प्रकार अलग अलग मार्गों से धातुओं का पोषण आहार रस से होता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम इन्होंने कबूतर से क्या एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे जो कबूतर है ये क्या करता है अलग अलग दिशाओं से अपने लिए अनाज चुग कर लाता है और अपने अपने स्थानों पर ले जाते हैं। उसी प्रकार क्या है जो हमारे शरीर में अलग अलग मार्गों से अलग अलग जो मार्ग है उनसे क्या है आहार रस क्या करता है धातुओं का पोषण करता है। यही है केदारी कुल्य न्याय। ठीक है, अब व्याधि त्रुपीय सिद्धांत की बात करें तो जो व्याधि त्रुपीय सिद्धांत है इसका वर्णन कहाँ है, चरक विमान स्थान 7/3 में आपको मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, जैसे व्याधि रूपी सिद्धांत के दो भेद मेनली बताए गए हैं, एक गुरु व्याधित और एक लघु व्याधित। तो गुरु व्याधित क्या होता है, जैसे कुछ व्यक्ति क्या होते हैं बड़ी बड़ी व्याधि से ग्रस्त होते हैं परंतु मन बल और शरीर के उत्तम भावों से युक्त होने के कारण छोटी व्याधि से ग्रस्त है ऐसे प्रतीत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुरु व्याधित कहते हैं। जैसे कोई व्यक्तियों को हम देखते हैं ना कि बहुत बड़ी बड़ी व्याधि है लेकिन वो उनके चेहरे से ऐसा कभी दिखाते नहीं कि उन्हें इतनी बड़ी व्याधि है या इतनी बड़ी व्याधि से ग्रसित है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है लघु व्याधित। तो कुछ व्यक्ति छोटी व्याधि से ग्रस्त होते हैं परंतु मन बल और शरीर के हीन भावों से युक्त होने के कारण बड़ी व्याधि से ग्रस्त है ऐसे प्रतीत होते हैं। तो लघु व्याधित क्या होते हैं, कुछ पुरुष क्या है एकदम छोटी मोटी व्याधियों से ग्रसित है, सर्दी जुकाम हल्की फुल्की, लेकिन वो उनके मन बल और शरीर के क्या है हीन भावों के कारण ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी व्याधि से ग्रस्त है। तो ये क्या हुआ हमारा व्याधि त्रुपीय सिद्धांत। तो व्याधि त्रुपीय सिद्धांत में हमें क्या याद रखना है कि इसका वर्णन सबसे पहली बात कहाँ मिलता है, चरक संहिता के विमान स्थान में। दूसरा व्याधि त्रुपीय में दो व्याधि पुरुषों का वर्णन किया गया, गुरु व्याधित पुरुष और लघु व्याधित पुरुष। तो गुरु व्याधित हमने देख लिया, लघु व्याधित भी देख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकृति समसंवेद सिद्धांत और विकृति विषम समवाय सिद्धांत। ठीक है, इसका वर्णन भी कहाँ मिलता है, चरक संहिता विमान स्थान में। अब इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा क्या है रस और दोषों का मेल दो प्रकार से होता है, एक प्रकृति के अनुसार गुण का और दूसरा जो है प्रकृति के अनुसार गुण का न होना। जब मिले हुए रस या दोष प्राकृत गुणों को बिना दबाए मिले हो तब वह मेल प्रकृति संवेद कहलाता है। क्या समझे, जैसे जब हमारा क्या हुआ रस या दोष जो है प्राकृत गुणों को दबाए बिना मेल खाते हैं तो उन्हें प्रकृति समवाय कहा जाता है, और जब जो हमारे रस और दोष हमारे प्राकृत गुणों को दबा देते हैं और वह मेल करते हैं तो वह हमारा विकृति विषम समवाय कहलाता है। तो ये हमारा प्रकृति विषम संवेद और विकृति विषम समवाय सिद्धांत भी होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो ठीक है हमारा ऐसे इस चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं है, बाकी और कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे तो एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो सारी चीज़ें कवर हो गई है। अब इसमें आपको क्या देखना है, एक सड्डस सिद्धांत वाली टेबल देखना है और पंच महाभूत सिद्धांत की टेबल देख लीजिएगा एक बार, जो हमारी शायद स्किप हो गई है। बाकी श्लोक वगैरह रीड कर लीजिएगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चैप्टर में। थैंक यू। और अगर किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कमेंट फॉर हैंड रिटन नोट्स, आई विल सेंड यू। ठीक है, थैंक यू।